नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात पंजाब की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफ़ा के 24 घंटे बाद आखिरकार पंजाब के नए वज़ीर आला का नाम तय हो गया। कांग्रेस के दलित कायद चरणजीत सिंह चन्नी रियासत के नए वज़ीर आला होंगे। पार्टी इंचार्ज हरीश रावत ने ट्वीट करके चन्नी के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का कायद चुने जाने की जानकारी दी। चन्नी रामदासिया सिख कम्युनिटी से हैं। इधर खबर मिली है कि सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्मा महिंद्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। चन्नी के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का कायद चुने जाने के बाद कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत उन्हें लेकर गवर्नर से मिलने पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ थे। इस मुलाकात के बाद चरणजीत चन्नी ने कहा कि पीर के रोज़ सुबह 11 बजे वो अपने ओहदे का हलफ लेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से लगातार 3 बार MLA बने। 2007 में उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब जीता था। इसके बाद 2 बार कांग्रेस के टिकट पर MLA बने। 2015 से 2016 तक पंजाब असेंबली में अपोजिशन के कायद रहे। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की हुकूमत में उन्हें टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर बनाया गया था। अमरिंदर सिंह के खिलाफ अगस्त में हुई बगावत की सरबराही करने वालों में चन्नी अहम थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब के मुद्दों को हल करने के लिए हमें अमरिंदर पर भरोसा नहीं रहा। जराये के मुताबिक इससे पहले सीएम के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति बन गई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू उनके नाम पर राजी नहीं थे। सिद्धू ने खुद को सीएम बनाने का दावा ठोका था, लेकिन वो पंजाब कांग्रेस के सदर हैं, इसीलिए हाईकमान ने उनके नाम को हरी झंडी नहीं दी। इसके बाद सिद्धू खेमे ने दलित वजीर आला बनाने की बात कही। सिद्धू की तरफ से चन्नी का नाम रखने के पीछे खास वजह है। दरअसल सिद्धू ऐसा सीएम चाहते हैं जो उनकी बात सुने, लेकिन सुखजिंदर रंधावा का बर्ताव उस तरह का नहीं है। चन्नी के सहारे कांग्रेस ने पंजाब में 32% दलित वोट बैंक पर निशाना साधा है। इसके अलावा अकाली दल के दलित डिप्टी सीएम बनाने के चुनावी वादे का भी तोड़ निकाल लिया है। बीजेपी ने भी दलित सीएम बनाने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी दावा करती थी कि उन्होंने पंजाब असेंबली में दलित कायद हरपाल चीमा को अपोजिशन का लीडर बनाया है। कांग्रेस ने अपने इस दाव से सभी पार्टियों को सियासी पटखनी दे दी है। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने 3 रियासतों में अचानक हुए क़यादत में बदलाव को लेकर सवाल उठाया। सिब्बल ने पूछा कि क्या कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से लिए गए ये फैसले उन्हें मुस्तकबिल के बहरान से बचा पाएंगे। कांग्रेस कायद ने अपने ट्वीट में बीजेपी रूल्ड 2 स्टेट्स उत्तराखंड और गुजरात और कांग्रेस रूल्ड पंजाब का जिक्र किया, जहां के वजीर आला बदले गए। सिब्बल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सेनापति बदले जा रहे हैं। उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब। सदियों पुरानी कहावत है कि सही वक्त पर उठाया गया छोटा कदम मुस्तकबिल के बड़े मसाइल से बचाता है, लेकिन क्या ये हो पाएगा? बीजेपी कायद शाजिया इल्मी ने सिब्बल के ट्वीट पर चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि शायद आपकी पार्टी यानी कांग्रेस में टांके लगाने के लिए टेलर स्विफ्ट की ज़रूरत है। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पार्टी के सीनियर कायद और लोकसभा MP मनीष तिवारी ने कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की। उन्होंने 1989 में राजीव गांधी के वक्त हुए NSUI कन्वेंशन की तस्वीर शेयर की और लिखा कि ये थी कांग्रेस। इसके बाद तिवारी ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि एकला चलने में ही शान है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने पंजाब के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाने की सलाह देते हुए कहा कि आला कमान के फैसले पर ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए। गहलोत ने कहा कि पार्टी ने उन्हें 9.5 साल तक वज़ीर आला बनाकर रखा। उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ काम करके पंजाब के आवाम की खिदमत की है। हाईकमान को कई बार अरकान असम्बली और आम लोगों से मिले फीडबैक की बुनियाद पर पार्टी के मफाद में फैसले करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि कांग्रेस सदर कई लीडर जो वज़ीर आला बनने की दौड़ में होते हैं उनकी नाराज़गी मोल लेकर ही वज़ीर आला का इंतखाब करते हैं, लेकिन वही वज़ीर आला को तब्दील करते हुए हाईकमान के फैसले से नाराज़ होकर गलत ठहराने लग जाते हैं। ऐसे लम्हात में अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए। गहलोत ने कहा कि मेरा ख्याल है कि मुल्क फासिस्ट ताकतों की वजह से मुल्क किस सिमत में जा रहा है, ये तमाम अहले वतन के लिए तशवीश का मौजू है। इसलिए ऐसे वक्त में हम तमाम कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी मुल्क के मफाद में बढ़ जाती है। हमें खुद की ज़ात से ऊपर उठकर पार्टी और मुल्क के मफाद में सोचना होगा।
भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से रियासती कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए गए मुबैना गद्दारी के इल्जामात के बाद कांग्रेस से वजाहत मांगी है। इतवार को बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने माफ कीजिएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर निहायत संगीन इल्जाम लगाए। कांग्रेस आला कमान को इस बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी खामोश क्यों हैं। जावड़ेकर ने कहा कि सिद्धू पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी फौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा के गले लगे। इसका हवाला देते हुए सिंह ने सिद्धू को गद्दार कहा। ये मामला पहले से था। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से इस मामले पर बोलने और अपना मौक़िफ़ रखने की मांग करते हैं। पंजाब के कल तक जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कांग्रेस के ही प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत पर पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले के बाद नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर वहाँ के सेना प्रमुख बाजवा को जिस तरह से गले लगाया, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है, देश विरोधी करार दिया है। यह बेहद ही गंभीर आरोप है और देश ने देखा है, देश के मन में पहले से ही ये मुद्दा था। कल उसको उत्तर प्रदेश की इंचार्ज कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि वो अवाम से मुतालिक सवालात से गुरेज करती है और कभी भी अवाम के सवालात का जवाब नहीं देती। उत्तर प्रदेश में मुद्दतकार के 4.5 साल मुकम्मल होने के बाद जश्न मनाने के साथ ही अपने हुसूलियाबियों को अवाम तक पहुँचाने के लिए मुहिम चलाने वाली योगी हुकूमत पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उसे बताना चाहिए कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में वो नाकाम क्यों रहे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी हुकूमत को 4.5 सालों में अवाम के सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं। फिर झूठ और सिर्फ झूठ, लाखों खाली आसामियों पर नौकरियां देने और भर्ती लटकाने यूपी हुकूमत किसानों को गन्ने, गंदुम, धान, आलू की कीमत देने, बिजली की कीमतों को कम करने और महंगाई को रोकने में नाकाम है। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज़ हल्द्वानी का इंतखाबी दौरा किया और उत्तराखंड की आवाम से बेशुमार वादे किए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अगर रियासत में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी तो हर घर में रोज़गार को यकीनी बनाएंगे। हुकूमत कायम होने के 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। रोज़गार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। नौकरियों में उत्तराखंड के बाशिंदगान को 80% रिजर्वेशन दिया जाएगा। हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड के क़याम को 21 साल हो चुके हैं और उन 21 सालों में सियासी जमातों ने उत्तराखंड का बुरा हाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हज़ार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी,
और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊँगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत ने पिछले 7 साल के दौरान सब कुछ बेचकर मुल्क को कंगाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीवी पर बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि तालिबान औरतों पर मजालिम ढा रहा है, लेकिन इसको नज़रअंदाज किया जाता है कि इस मुल्क में तो हर 15 मिनट में एक रेप होता है। महबूबा मुफ्ती ने इतवार को पीडीपी यूथ विंग के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि उन लोगों ने यानी बीजेपी वालों ने 7 साल के अंदर 70 साल से तामीर करदा मुल्की ढांचा तबाह बर्बाद कर दिया, सब कुछ बेच डाला। जम्मू के दुकानदार परेशान हैं कि रिलायंस वाले आ रहे हैं, इन लोगों ने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जम्मू के लोग भी समझ गए हैं कि आर्टिकल 370 हमारी हिफाजत करता था। उनका मजीद कहना था कि वो हमारी शिनाख्त, ज़मीन और नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। यह आर्टिकल 370 सन 1947 में नहीं बल्कि महाराजा हरी सिंह के वक्त भी लागू था। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग के दौरान मौसूफ से कहा कि आपने जम्मू कश्मीर को अपने वोटों और कुर्सी के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात नज़दीक आने के साथ ही अब मुल्क में अफगानिस्तान और तालिबान पर ज़्यादा से ज़्यादा बहस होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को डराया जाएगा कि हमारे हिंदू भाइयों बच्चों, तालिबान आ रहा है, आपको ख़तरा है। तालिबान की छोड़ो, अपने मुल्क की सुन लो, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है वो देख लो। किसान 10 महीने से सरापा एहतजाज हैं। यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग का फेज 2 आज से शुरू हो चुका है। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। बीसीसीआई ने यूएई में हो रहे आईपीएल फेज 2 में कुछ शर्तों के साथ ऑडियंसेस के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए हैं। फैंस को स्टेडियम में मास्क पहनना ज़रूरी होगा, साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। शारजा और अबू धाबी में 48 घंटे पहले का आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होने पर ही एंट्री मिलेगी, जबकि दुबई में आरटीपीसीआर की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन के 2 डोज लेने वालों को एंट्री मिल जाएगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जाने वाले ऑडियंसेस को स्टेडियम में वैक्सीन के दोनों डोज लिए जाने वाली सर्टिफिकेट के साथ ही एंट्री मिलेगी। ऑडियंसेस को सोशल डिस्टेंसिंग के भी सभी कवायद पर अमल करना होगा और हर वक्त मास्क पहने रखना होगा। सिर्फ 12 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाने की छूट दी गई है। शारजा में चीज़ें थोड़ी अलग हैं। इस स्टेडियम में 16 साल से कम उम्र के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, साथ ही उन्हें 48 घंटे में हुए आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट भी लानी होगी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी के मुताबिक छोटी कारों में भी सभी मुसाफिरीन के लिए एयर बैग होने चाहिए ताकि लोअर मिडिल और गरीब तबके को भी सफ़र के दौरान ज़रूरी हिफाजत मिल सके। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में गडकरी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से सवाल करते हुए कहा कि कंपनियां अमीर लोगों की जानिब से खरीदी जाने वाली बड़ी कारों में ही 8 एयर बैग मुहैया कराती हैं, वहीं छोटी कारों में 2 से 3 एयर बैग ही रहते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में गरीबों को भी हिफाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटी कार ज़्यादातर लोअर और मिडिल क्लास के लोग ही खरीदते हैं। अगर उनकी कारों में एयर बैग नहीं होगा तो हादसे की हालत में उनकी जान जा सकती है। ऐसे में सभी कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों से अपील उन्होंने की कि वो अपनी सभी कारों में कम से कम 6 एयर बैग लगाएं। नितिन गडकरी ने इस बात को कबूल किया कि एयर बैग की तादाद बढ़ाने से छोटी कारों की कीमत कम से कम 3000 से 4000 बढ़ जाएगी, लेकिन गरीबों को भी पूरी हिफाजत मिलनी चाहिए। 1 अप्रैल 2021 से सभी मॉडल की नई कारों में 2 एयर बैग कंपलसरी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की
एक्सीडेंट सिक्योरिटी पर बनी कमेटी के तजवीज़ के बाद वजारत ने कदम उठाया है। उनका बयान ऐसे वक्त आया जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इस बात को लेकर तशवीश जाहिर की है कि ज़्यादा टैक्स से सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है और जो प्रोडक्ट है वो महंगे हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में इतवार के रोज एक भयानक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर से यह हादसा हुआ। हादसे में 9 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है, जिन्हें रायपुर रिफ़र किया गया। एक ही खानदान के 16 लोग ऑटो से गमी के एक प्रोग्राम से लौट रहे थे। इस दौरान झारखंड के जगदलपुर जा रही स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि स्कॉर्पियो और ऑटो के परखचे उड़ गए। मरने वालों के जिस्म भी सड़क पर ही पड़े रहे। आसपास के लोगों को जब खबर मिली तब इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। हादसा कोंडागांव जिले के बोरगांव के पास हुआ। बताया गया कि सभी ऑटो में सवार पांडे 8 गांव से गोडमा जा रहे थे। ऑटो में खवातीन, बच्चों समेत 16 लोग सवार थे। काबुल हवाई अड्डे पर अगस्त में बमबारी करके एक साथ 13 अमरीकी फौजियों समेत तकरीबन 200 लोगों की जान लेने के मुलजिम एक खुदकश हमलावर की शिनाख्त 5 साल पहले हिंदुस्तान में गिरफ्तार एक मुश्तबा अफगानी दहशतगर्द के तौर पर किए जाने के दावे से मुतालिक खबरों के बाद हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और तर्जुमान चिन्मय बिस्वाल ने इतवार को एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि राजधानी दिल्ली और मुल्क की सिक्योरिटी पर खतरे की हर खबर के तई अलर्ट बढ़ती जा रही है। इस मामले में मुताल्लिका शाखों की तरफ से आला सतही जायजा के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हालिया दिनों में कई मुश्तबा दहशतगर्दों और उन्हें मदद फराहम करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। यकीनन इस तरह की कोशिश मुसलसल जारी रहेगी और किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। काबुल हवाई अड्डे पर अगस्त में बमबारी करके एक साथ 200 से ज़्यादा लोगों की जान लेने वाले मुलजिम के बारे में कई एजेंसियां अभी भी तहकीकात कर रही हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कितने लोग और मुलविस हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद वहाँ पे कई दहशतगर्द हमले हो रहे हैं काबुल में और इसको लेकर सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं और ख़ासकर हिंदुस्तान में दिल्ली समेत जितने मेट्रो शहर हैं वहाँ पे काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है। अब बात करते हैं कोरोना की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 5,78,863 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी दौरान 7,506 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 22,91,33,165 हो गई, जबकि अमवात की तादाद 47,03,048 हो गई है। दुनिया भर में अब भी 1,86,76,136 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए केसेस के मुकाबले में इस वबा को शिकस्त देने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से एक्टिव केसेस की शरह 1% से भी कम रह गई है, जबकि शिफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट बतदरीज बढ़ रही है। दरिया असना हफ्ते के रोज़ मुल्क में 85,42,732 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई है और अब तक 80,43,72,331 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। इतवार की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 30,773 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिससे कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 3,34,48,000 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 38,945 मरीजों की सेहतयाबी के बाद कोरोना से शिफायाब मरीजों की तादाद 3,26,71,167 हो गई है। अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में खला में सैर पर गए 4 आम लोग वापस लौट आए हैं। आज सुबह एयरक्राफ्ट ने फ्लोरिडा के साहिल के आगे अटलांटिक समुंदर में लैंडिंग की। चारों लोग 3 दिन पहले इंस्पिरेशन 4 नाम के इस मिशन पर गए थे। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे स्पेसएक्स कैप्सूल पैराशूट के साथ समुंदर में उतरा। उस वक्त अमेरिका में शाम हो रही थी। सूरज ढलने के कुछ देर पहले ही कैप्सूल वहीं आकर उतरा जहां से 3 दिन पहले उसने
स्पेस से उड़ान भरी थी, स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। समुद्र में कैप्सूल के उतरने के बाद स्पेसएक्स के मिशन कंट्रोलर ने कहा कि स्पेसएक्स की तरफ से ज़मीन पर आपका स्वागत है। आपके मिशन ने दुनिया को दिखा दिया है कि स्पेस हम सबके लिए है। इस मिशन के जरिए एलन मास्क ने $200 मिलियन इकट्ठा करने का निशाना रखा था। ये फंड सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल को दिया जाना था। मिशन पूरा होने तक $160 मिलियन जुटा लिए गए थे, जिसके बाद एलन मास्क ने $50 मिलियन अपनी तरफ से दिए। इस सफ़र पर गया क्रू दुनिया में पहला था जो बिना किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट के स्पेस में गया था। मिशन कमांडर जैरेड माफ़ कीजिएगा आइस कैकमैन ने लैंडिंग के बाद कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया स्पेसएक्स की, हमारे लिए ज़बरदस्त सफ़र था जिसकी अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। सऊदी वजारत हज और उम्रा के ऐलान के मुताबिक महफूज उम्रा मॉडल के निफाज और ज़ियारत की बतदरीज वापसी के बाद से अब तक 1 करोड़ अफराद के लिए उम्रे के अदायगी को मुमकिन बनाया गया। साल 1443 हिजरी की उम्रा सीज़न के आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ ममालिक के लिए जारी उम्रा वीज़ों की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर चुकी है। वजारत हज और उम्रा के मुताबिक सेहत, सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर से मुतालिक मनसूबों पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिक़ा इदारों के साथ बराह रास्त राब्ता कारी पर काम किया जा रहा है। मज़ीद ये कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए एक जामे निज़ाम के तहत मुतमरीन, ज़ायरीन और नमाजियों की माहाना तादाद को 35 लाख तक पहुँचाने की कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह मुशात के मुताबिक इस वक्त मुतमरीन की यौमिया तादाद 70,000 है, जिनको 8 दौरानियों में तकसीम किया गया है। नमाज और उम्रे की इजाज़तनामे तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि कोरोना की वैक्सीनेशन कराना, उम्रे की अदायगी और मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज़ों की अदायगी के लिए बुनियादी शर्त है। डॉक्टर अब्दुल फताह ने बावर कराया कि बैरून मुल्क से आने वाले मुतमरीन को दरख्वास्त के साथ अपने मुल्क का मंजूर शुदा मुसद्दिक़ा कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मुंसलिक करना लाजमी है। रियासत तेलंगाना में सरकारी दवाखानों में डिलीवरी के लिए ख़वातीन को राग़िब करने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने चंद साल कबल KCR किट के नाम से एक स्कीम मुतारिफ करवाई है। इस स्कीम के तहत जहां बच्चे की पैदाइश पर उसकी ज़रूरत के सामान पर मुश्तमिल किट हवाले की जाती है, वहीं हामिला ख़वातीन की मदद की जाती है। इस स्कीम का आगाज़ 2017 में किया गया था। इसके बाद रियासत की यौम तासीस के मौके पर इस स्कीम को शुरू किया गया। गरीब और मुतवस्सित ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली हामिला और ज़च्चा ख़वातीन को इस स्कीम के तहत माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। इस स्कीम के तहत लड़की की पैदाइश पर हुकूमत की जानिब से 13,000 रुपये और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये मरहलावारी तौर पर अदा किए जाते हैं। ये रकम राज बच्चे को जन्म देने वाली खातून के अकाउंट में जमा करवाई जाती है। इस स्कीम की वजह से ख़वातीन की कसीर तादाद ने सरकारी दवाखानों का रुख करना शुरू किया और सरकारी दवाखानों में बच्चों की पैदाइश की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। इसे हुकूमत की एक बहुत अच्छी स्कीम करार दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्कीम किसी दूसरी रियासत में नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से स्कीमात का तो ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन उस पर अमलावरी या फिर उसे नाफिजुल अमल करने के दौरान होने वाली मुश्किलात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इसकी वजह से कई स्कीमात सिर्फ बराए नाम ही होकर रह गई हैं। हालांकि KCR किट सरकारी दवाखानों में दस्तयाब है, नौमौलूद बच्चों को एक किट दी जा रही है, लेकिन इस स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम की अदायगी में ताख़ीर की वजह से हामिला और ज़च्चा ख़वातीन को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस स्कीम के तहत रकम की अदायगी की सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली यह खातून 2 साल से इस रकम के इंतज़ार में है। वी रेणुका ने बताया कि मंगाल PHC में 2 साल कबल उन्होंने लड़की को जन्म दिया था, तब KCR किट दी गई थी, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में 13,000 रुपये जमा नहीं करवाए गए। खातून के मुताबिक डॉक्टर से रब्ता कायम करने पर वो कहते हैं कि ऑनलाइन तफसीलात का इंदराज कर दिया गया है, बजट आते ही रकम उनके खाते में जमा हो जाएगी। खातून का कहना है कि उनकी बेटी की उम्र 2 साल हो गई है और अभी तक ये रकम उन्हें नहीं मिली। आगे भी ये रकम उनके खाते में जमा होगी या नहीं, पता नहीं। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त रियासत भर में इस स्कीम के तहत अभी तक 1 करोड़ 80 लाख रुपए के बकाया जात अदाशुदनी है। अजला सूर्यापेट और यादद्री में ही 57 करोड़ 961 लाख, माफ़ कीजिएगा 57 करोड़ 96 लाख रुपए अदा किए जाने हैं। सूर्यापेट ज़िले में पहले मरहले के तहत 656
खवातीन दूसरे मरहले के, माफ़ कीजिएगा, 10,656 दूसरे मरहले के तहत, 4,624 खवातीन तीसरे मरहले के तहत, 11,880 खवातीन और चौथे मरहले के तहत 10,488 खवातीन को रकम अदा शुदनी है। इसी तरह अलग अलग ज़िले हैं जहां जिनका ब्रेकअप है कि ये रकम बाकी है। मालूम हुआ है कि सिर्फ इन 2 अजला में यानी याददरी और सूर्यापेट में ही नहीं बल्कि रियासत के कई अजला की यही सूरत हाल है। सूर्यापेट ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि ज़िले में KCR किट की मामूली रकम ज़ेर इल्तिवा है। आगे पीछे तमाम को रकम अदा की जा रही है। हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की इजराई के साथ ही खवातीन के अकाउंट्स में रकम जमा करवाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हालांकि हुकूमत ने यह दावा किया था कि इस स्कीम का मकसद माँ और बच्चे के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मरहलावारी तौर पर दी जाने वाली रकम से वो तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रकम मुकर्ररा वक्त पर ना मिले तो इसका इंतज़ाम कैसे होगा, और अगर सरकारी स्कीम से ज़रूरत के वक्ती फ़ायदा ना पहुँचे तो ऐसी स्कीम का क्या फ़ायदा। जो स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरुआती नौकरी वहीं करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। ट्रंप हुकूमत ने नौकरी के लिए H-1B वीज़ा पाने के गाइडलाइंस में उसके रूल्स में बदलाव करने की जो तजवीज़ दी थी उसे अमेरिका की एक अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों के फ्रेश ग्रेजुएट्स को अमेरिका में नौकरी पाने में आसानी होगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टर्म में मकामी शहरियों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाने के मकसद से H-1B वीज़ा के क़वायद में बदलाव करने की तजवीज़ दी थी। ट्रंप हुकूमत ने तय किया था कि इस वीज़ा के लिए लॉटरी निकालने के बजाय ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियों के लिए एप्लीकेशन को तरजीह दी जाएगी। इस रूल को फौरी अदालत में चुनौती दी गई थी। अमेरिका का कारोबारी तबका इस बात को लेकर शिकायत कर रहा था कि नया रूल लागू होने से फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो नए क़वानीन के तहत अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का कहना था कि बैरूनी तुलबा को ग्रेजुएट होने के बाद H-1B वीज़ा के तहत जॉब नहीं मिलेगी तो उन्हें पढ़ाई के लिए बुलाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स H-1B वीज़ा से जुड़े क़वायद में बदलाव को लेकर 2020 में जारी तजवीज़ के खिलाफ अदालत चला गया था, जिसने इस रूल पर टेम्परेरी रोक लगाई थी। शिकायत में कहा गया था कि नए क़वानीन से इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का वायलेशन होता है। उस एक्ट के मुताबिक H-1B वीज़ा एप्लीकेशन के प्रोसेस की बुनियाद पर जारी किया जाता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद हिंदुस्तानी टीम को न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था, लेकिन फिलहाल इस दौरे को मुलतवी कर दिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने बिजी शेड्यूल को देखते हुए हिंदुस्तान के दौरे को अगले साल के ख़त्म तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इस न्यूजीलैंड के दौरे पर टीम इंडिया को 3 वनडे मैचों की सीरीज़ खेलनी थी। एक वनडे सीरीज़ 2023 में होने वाले ICC वनडे वर्ल्ड कप में सुपर लीग का हिस्सा थी, मगर अब ये सीरीज़ अगले साल के ख़त्म में खेली जाएगी। कीवी बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट के तर्जुमान ने दौरा रद्द करने की तस्दीक की। हालांकि BCCI और न्यूजीलैंड बोर्ड की जानिब से अभी कोई सरकारी बयान नहीं आया है। T20 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री की जगह अनिल कुंबले या VVS लक्ष्मण को टीम इंडिया का कोच बनाया जा सकता है। रवि शास्त्री का टर्म T20 वर्ल्ड कप के बाद ख़त्म हो रहा है। उन्होंने आगे इस ओहदे पर बने रहने से इनकार कर दिया है। कुंबले पहले भी टीम इंडिया के कोच रहे हैं। माना जा रहा है कि विराट कोहली के साथ डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने वो ओहदा छोड़ा था। अगर वो या फिर लक्ष्मण कोच बनते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि BCCI इस बार सिर्फ कोहली की मर्ज़ी पर नहीं चलने वाली है। एक न्यूज़ एजेंसी ने BCCI के हवाले से खबर दी है कि टीम इंडिया के नए कोच के लिए VVS लक्ष्मण और अनिल कुंबले से राब्ता किया जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन दोनों से पहले मुंबई इंडियंस के कोच महिला जयवर्धने से भी टीम इंडिया के कोच बनने के लिए राब्ता किया गया था। रवि शास्त्री के कोच से हटने के बाद टीम इंडिया के साबिक कोच रह चुके अनिल कुंबले की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इससे पहले 2016 में कुंबले को हिंदुस्तानी टीम का कोच अपॉइंट किया गया था। उन्होंने 2017 में इस ओहदे से हटने का फैसला किया। ऐसा माना जा रहा था कि कुंबले ने हिंदुस्तानी कैप्टन कोहली के साथ अनबन की वजह से ही अपने ओहदे से हटने का फैसला किया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।